आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। खास करके ये क्वेश्चन इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड कैप ऑप्शन के मिक्सर है। इंटरेस्ट रेट स्वैप आपने पढ़ा होगा, इंटरेस्ट का अदला बदली, फिक्स रेट देना, फ्लोटिंग लेना या फ्लोटिंग देना, फिक्स लेना, इंटरेस्ट रेट स्वैप। और एक है कैप ऑप्शन, ये खास करके आपको सीरीज ऑफ कॉल ऑप्शन है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाए तो कैप ऑप्शन एक्सरसाइज होते हैं, नीचे जाता है तो लैप्स हो जाते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया गया है आरटीपी मई 2011 में। ये आज तक के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन की लेवल थोड़ा सा ऊपर है, याद रखिएगा। हाई लेवल की क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपका कम होगा तो ये क्वेश्चन सीधा बाउंस करेगा, याद रखिएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट स्वैप में या कैप्स में थोड़ा सा भी डाउट है तो उस क्वेश्चन को स्किप करके रिस्क लेके चले जाओ एग्जाम में, मेरा सजेशन है। आपको लगता है नहीं मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ठीक ठाक है, बाकी क्वेश्चंस हो गया है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, देन इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि आपको याद होगा जैसे मई 2020 में एक इंटरेस्ट रेट कॉलर पे क्वेश्चन पूछा गया था, याद हो रहा होगा आपको। मई 2022 में पूछा था इंटरेस्ट रेट कॉलर की क्वेश्चन। आपको याद आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर ये आज तक कभी एग्जाम में नहीं आया था, आरटीपी और एमटीपी तक ही सीमित था। और ये भी आपको याद है आरटीपी और एमटीपी में इसके सॉल्यूशन में मिस्टेक थी, डेज काउंटिंग का मिस्टेक था। और आपको बता दूं बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया एग्जाम में, और सॉल्यूशन कौन सी दिया, वही आरटीपी एमटीपी वाले सॉल्यूशन दिए। लेकिन सजेस्टेड में उसने अपना सही सॉल्यूशन दिया, यानी कि पुराने सॉल्यूशन उसकी गलत हुआ करता था, सजेस्टेड में उन्होंने सही सॉल्यूशन दिया। और जितने भी स्टूडेंट ने पुराने सॉल्यूशन दिए थे किसी को भी मार्क्स नहीं दिया गया। होप आपको थोड़ा सा हिस्ट्री याद हो गया होगा, ठीक है। तो वो भी तो आरटीपी की क्वेश्चन थी, बट एग्जाम में आए ना, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। बट अगर आपका बाकी कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो एक बार जरूर देखना चाहिए। तो आइएगा हम लोग बिना कुछ विलंब किए हुए शुरू करते। ये देखिए इसमें इंटरेस्ट रेट स्वैप का खास करके बोरोविंग कॉस्ट को रिड्यूस करने वाले कॉन्सेप्ट है। जैसे आप लोग को याद होगा कि इंटरेस्ट रेट स्वैप को हम लोग तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। एक डिफरेंशियल अर्न करने के लिए यानी कि स्पेकुलेशन के लिए, दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं हेजिंग करने के लिए, यानी कि हमारा कोई एग्जिस्टिंग बोरोविंग या डिपॉजिट है उसके कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, और तीसरा हम लोग बोरोविंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। हेजिंग का मतलब है एग्जिस्टिंग बोरोइंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। और ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें न्यू बोरोविंग कॉस्ट को कम करते हैं हम लोग, नया जो बोरोविंग अभी लिया नहीं था उसकी बोरोविंग कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए इंटरेस्ट रेट स्वैप करते हैं। एक में क्या होता है, हम पहले से लेके बैठे हुए बोरोविंग उसका कॉस्ट रिड्यूस करना है तो वो हमारा हेजिंग का ट्रांजेक्शन होता है। अब अगर ये लिंक नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आप इंटरेस्ट रेट स्वैप को सही से नहीं पढ़े हो। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका थोड़ा सा भी अगर मेरे से नहीं पढ़े हो तो एक बार रिवीजन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आधा घंटा ही सही 10 मिनट ही सही जरूर देख लो। हो सकता है आपको इंटरेस्ट रेट स्वैप को समझने का नजरिया थोड़ा सा बदल जाएगा। क्योंकि मैंने भी देखा है इंडस्ट्री में किस तरीके से इंटरेस्ट रेट स्वैप दिखाया जाता है, खास करके बोरोविंग कॉस्ट को रिड्यूस करना ही इंटरेस्ट रेट स्वैप समझ लेता है, वो नहीं होता है। इंटरेस्ट रेट स्वैप बहुत छोटा है, इंटरेस्ट का अदला बदली। आप क्या करो यहाँ पे गूगल पे डालो IRRM रिवीजन लिखिए, क्योंकि अब यूट्यूब पे जाओगे लाइब्रेरी में खो चुका होगा, कहाँ है पता ही नहीं है। तो IRRM होगा, IRRM इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट रिवीजन लिखो, मेरा नाम लिखो, ठीक है, और YT कर दो यूट्यूब, आपको पहुंच जाएगा वहां पे। ये देखिए दो दो चैनल पे डला होगा, दोनों चैनल का आ रहा है। ये हमारा नए चैनल पे है SFM न्यू रिवीजन जो भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये रहा सामने ही आ रहा है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट रिवीजन। इस पे जब जाओगे तो टाइम स्टैम्प भी आपका नीचे दिया हुआ है। जब यहाँ पे आप पहुँचते हो तो यहाँ देखिए मोर करके देखोगे तो यहाँ टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। देखिए इसमें आपको पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट रेट स्वैप हम कितने टाइम पे बता रखे हैं। ये देखो ये, और ये है इंटरेस्ट रेट स्वैप की यूज, मैंने 3 यूज इसको बता रखा है। अभी की जो क्वेश्चन है वो रिड्यूसिंग बोरोविंग कॉस्ट यूजिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप, जो कि 1 घंटे 22 मिनट पे। मोटा मोटा इसका मतलब करेंसी स्वैप आ गया 142 पे। यानी कि हम कह सकते हैं आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर से थोड़ा सा कम आपको टाइमिंग, यानी कि 40 मिनट्स आपको देखना है, इंटरेस्ट रेट स्वैप रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। उसको रिवीजन कर लो और देन इस क्वेश्चन को पढ़ना, गजब की समझ आएंगे जो मुझे लगता है। बाकी हो सकता है मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया आप लोगों से। आइए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, 2 पार्टी है, क्वेश्चन आप रीड करते रहिए।
एक एबीसी है, एक डीईएफ है, दोनों को लोन की रिक्वायरमेंट है, दोनों की रिक्वायरमेंट है 250 लाख की, दोनों के पास दो चॉइस है, फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट, दोनों पे उनके पास फ्लोटिंग फिक्स पे भी लोन ले सकता है, फ्लोटिंग पे भी लोन लग सकता है, ये भी क्या कर सकते हैं, फिक्स पे भी लोन ले सकता है, फ्लोटिंग पे भी लोन ले सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक क्या दिक्कत है, उन्होंने ये नहीं बताया कि किस पार्टी को किस करेंसी में किस रेट पे लोन लेने की चॉइस है, क्या चाहता है, ये उसकी चाहत को नहीं बता रखा है। फिर कहते द इंटरेस्ट रेट ऑन द फ्लोटिंग रेट लोन आर रिसेट एनुअली, मतलब जिसने फ्लोटिंग रेट पे लोन लेना है उसका पीएलआर जो है, प्राइम लेंडिंग रेट जो है वो एनुअली रिसेट होते हैं, जो कि उन्होंने हर साल का रिसेट रेट दे दिया। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो रेट दिया है ना, ये करेंट पीएलआर है, मतलब समझ जाइएगा क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि प्राइम लेंडिंग रेट आज का है, ठीक है, आज का प्राइम लेंडिंग रेट है फॉर वेरियस पीरियड मैच्योरिटीज, यानी कि इस तरीके के सिचुएशन कुछ बनता है, इसको पहले समझना। ये देखो, आज से अगर कोई 1 ईयर पीरियड का लोन लेता है तो उसका रेट बनता है 2.75%। और फिर कहते हैं करंट पीएलआर है, पीएलआर आज ही चल रहा है मार्केट में, लेकिन वो कितने पीरियड के लिए, 2 साल के पीरियड के लिए, याद रखना ये 1 ईयर पीरियड के लिए था, यानी कि इस पीरियड का रेट जो है ना वो 3% चल रहा है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरीके से आप 3 ईयर 4 ईयर सारे कंटिन्यू कर सकते हो। 3 ईयर के केस में बोला है कि देखो यहाँ से 3 ईयर तक का अगर कोई लोन ले ले या डिपॉजिट कर ले तो उसकी जो रेट होगा ना 3.2% है। तो क्या ये 3.2% सिर्फ थर्ड ईयर का रेट है? नो, फर्स्ट ईयर भी है, सेकेंड ईयर भी है, थर्ड ईयर है, बस आपकी इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना होना चाहिए, 3 ईयर का, तो आपका तीनों साल 3.2% का रेट एप्लीकेबल होगा, ये बोलना चाह रहा है। कहते डीईएफ हैज बॉट एन इंटरेस्ट रेट कैप एट 5.625%, ये इनका स्ट्राइक रेट हो गया, उन्होंने कैप ऑप्शन खरीदा है डीईएफ ने, क्योंकि अब वो क्यों खरीदा होगा, उनको लग रहा होगा कि हमारा शायद इसकी डीईएफ, देखो एक चीज याद रखना, कैप ऑप्शन वही खरीदता है जिसको फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की रिस्क होती है, यानी कि ये इनडायरेक्टली हिंट तो दे रहा है कि डीईएफ को जो लोन चाहिए होगा शायद फ्लोटिंग रेट पे चाहिए होगा, तभी डीईएफ जाके यहाँ पे हेज करने की बात करेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि डीईएफ को लोन जो चाहिए वो पीएलआर प्लस 3% पे, ठीक है। लेकिन वैसे हमारा अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर थोड़ा सा भी ठीक ठाक है तो आप अपने आप पकड़ लोगे कि डीईएफ का चॉइस क्या होना चाहिए। अभी मैं पहुंचाता हूं वहां तक, पहले आइए, उन्होंने कैप रेट खरीद लिया, यानी कि इसने स्ट्राइक रेट पे इतने पे ले लिया। जब अगर मार्केट में रेट इससे ऊपर जाएगा तो उनको कैप एक्सरसाइज हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा एक और समझने वाली बात है, भाई पीएलआर चल रहा है इतने पे और कैप लिया है आपने 5 पॉइंट पे, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली काम है, सोचना थोड़ा ध्यान से। जब मार्केट में 3% का आपका अगर पीएलआर चल रहा है तो आप अपने स्ट्राइक रेट इतना बड़ा क्यों रख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोरोविंग रेट के अगेंस्ट ये कैप है? क्योंकि आपने कैप का और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन याद रखना कैप ऑप्शन को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि हमने कितने रेट पे लोन लिया है, नहीं लिया है, हमारे को सिर्फ रेफरेंस रेट से मतलब होता है। ये कैप किसके अगेंस्ट है ये नहीं बताया गया, सीधा बोला है कि कैप खरीद लिया बस खत्म। तो देखो कैप अगेंस्ट पीएलआर तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि नहीं तो कभी भी एक्सरसाइज होगा नहीं, सबसे पहली बात। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कैप अगेंस्ट बोरोविंग है, शायद यही इसका इंटरप्रिटेशन है, याद रखना मैं शायद अभी लगा रहा हूं, थोड़ा देर बाद आप खुद इंटरप्रेट करोगे। वो ये कहना चाह रहा है कि कैप अगेंस्ट किसके अगेंस्ट होगा बताइएगा, बोरोविंग के अगेंस्ट अगर हो जाए तो शायद बात कुछ बन जाए। बोलोगे क्यों? क्योंकि अगर ये बोरोविंग के अगेंस्ट ये कैप ऑप्शन होगी तो मेरा जो बोरोविंग रेट होगा ना वो इतना नहीं होगा, क्योंकि जो भी बोरोविंग करेगा ये खास करके डीईएफ की कहानी याद रखना। तो ये जो डीईएफ लिमिटेड है, डीईएफ लिमिटेड की बोरोविंग रेट जो है वो ये है, देखो इसके अगेंस्ट तो कोई खरीदेगा नहीं, इसके अगेंस्ट कोई खरीदेगा नहीं। चलो वैसे भी डीईएफ की बात करें तो हम डीईएफ पे ही अगर स्ट्रिक्ट रहे तो 5% पे अगर लोन की चॉइस होती अगर इनकी, किसकी, डीईएफ की, तो वो कभी भी कैप नहीं खरीदता। बताइए क्यों? क्योंकि भाई 5% हमारे पूरे 5 ईयर के टेन्योर के लिए अप्लाई होगा, तो हमारे को ना रिस्क है ना हेज करने की कोई बात होगी, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये पीएलआर प्लस 3% होगा। तो मुझे कोई बता सकते हो अगर इसमें 3% ऐड कर दिया जाए तो मोटा मोटा ये जो रेट बनेगी क्या होगी बताइएगा? ये रेट आपका 5.625% से ऊपर जाएगा तो शायद
हमारे कैप ऑप्शन रेलिवेंट हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला है कि शायद ये जो लिया गया है बोरोविंग के अगेंस्ट, अब मैं कंफर्म कर देता हूं, बोरोविंग के अगेंस्ट ही ये कैप ऑप्शन लिया गया है, तभी ये इतना बड़ा स्ट्राइक रेट होगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है। समझ में आ गई बात। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आ जाएगा जिसने और भी क्वेश्चंस वगैरह पढ़ रखा है, जेके कैप ऑप्शन का और भी क्वेश्चन था, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कैप ऑप्शन लिया गया और देखो कैप का स्ट्राइक रेट कितना है, 7% का। फिर बच्चे के दिमाग में आएगा सर यहाँ भी तो बोरोविंग ले रखा है, देखो लिबोर प्लस 0.25%। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगर आपको पकड़ में नहीं है तो एक बार देख लेना, ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आ चुका है, आपको याद होगा, जिसके प्रीमियम के कैलकुलेशन मिस्टेक है, मई 2023 के क्वेश्चन है। कैप ऑप्शन 7% के स्ट्राइक रेट पे ले रहा है, लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिबोर देखो ऑलरेडी 7% के आसपास है, और कभी भी कुछ ना बोला गया हो, ठीक है, तो आपको हमेशा ये अज्यूम करना है, ऐसे लिखा भी है, देखो आप, मिस्टर टोबी जो है वो एंटिसिपेट करता था राइज इन लिबोर, हेंस प्रोपोज टू बाई कैप, मतलब लिबोर बढ़ रहा है इसीलिए कैप ले रहे, इसने नहीं बोला है कि बोरोविंग के अगेंस्ट लिया है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने सीधा लिबोर को कंपैरिजन किया था किसके साथ, स्ट्राइक रेट के साथ, और आपने डिसीजन लिया था। और भी क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पे भी था, ऐसा ही माई बोर्ड दे रखा था 3 मंथ का, बट आपने सीधा इससे कंपेयर किया था किसके साथ बताइए, कैप रेट के साथ, कोई बोरोविंग नहीं लिया था, वैसे इस क्वेश्चन में शायद बोरोविंग का रेट दिया भी नहीं था, तो वो चीज आपको पकड़ में आ जाएगी। अभी के क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बहुत छोटा रेट पीएलआर होने के बावजूद भी कैप रेट बड़ा है, इसीलिए हमने ये इंटरप्रेट किया है कि ये शायद अगेंस्ट बोरोविंग है। पहली बात क्लियर हो गई, क्योंकि यहीं से सबसे सारे के सारे कंफ्यूजन स्टार्ट होती है बच्चों की। दूसरा, अपफ्रंट प्रीमियम पेमेंट ऑफ 0.25%, वो तो प्रीमियम भी वैसे कितना होना चाहिए बताइएगा, कुछ तो होना चाहिए, तो यहाँ पे 0.25% का प्रीमियम देके कैप खरीद लिया। अब आपको पहला रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं, देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जिबिट हाउ दीज टू कंपनीज कैन रिड्यूस देयर बोरोविंग कॉस्ट बाय एडॉप्टिंग स्वैप, अज्यूमिंग दैट गेन रिजल्टिंग फ्रॉम स्वैप शैल बी शेयर्ड इक्वली अमंग देम। अब आपको याद आ रही होगी कि इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर स्वैप को यूज करके हम लोग बोरोइंग कॉस्ट कैसे कम करते हैं, आपको याद होगा कि दोनों की दोनों चॉइस होती है। अब देखो, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा सा हिंट मुझे मिल रहा है कि शायद डीईएफ इस रेट पे लोन लेना चाह रहा होगा। तो आपको याद आ गया होगा कि एक पार्टी अगर फ्लोटिंग पे लोन लेता है तो दूसरे पार्टी को फिक्स्ड पे ही लोन लेना पड़ेगा, दूसरा कोई चॉइस नहीं है, अदरवाइज स्वैप डील बन नहीं सकता। समझ में आ गई बात। तो हम पहुंचे 4.5 पे, तो आप मुझे बताइए ये जो है ये और ये इसका ओन चॉइस होना चाहिए। क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि एबीसी किस रेट पे लोन लेना चाहता है या डीईएफ किस रेट पे लोन लेना चाहता है, ये चीज हमेशा याद रखना। तो हमारा ये अजम्पशन बनता है, थोड़ा देर के लिए अज्यूम करके देखते हैं कि अगर ये दोनों सही होता तो अब देखिए क्या होता है, उन चॉइस के अंदर कितना कॉस्ट आ रहा है बताइए। ये जो अभी मैंने सर्कल किया है ब्लू से, इसका देखो, इसका टोटल कॉस्ट आता पीएलआर प्लस 7.5%, जो कि ओन चॉइस कॉस्ट है। आपको याद आ रहा होगा कि अगर स्वैप डील के अंदर क्या होता है, अगर इसने फिक्स चाहा है तो इसको फ्लोटिंग पे लोन देते हैं, और जिसने फ्लोटिंग चाहा है उसको फिक्स पे लोन देते हैं। मतलब स्वैप डील के अंदर ये दोनों कॉस्ट आपके आने वाला है। याद रखना, स्वैप डील का कॉस्ट हमेशा छोटा होना चाहिए इस टोटल से, तभी स्वैप डील बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता है। एक बार चेक करते हैं हम लोग, क्या सही मायने में ये जो है क्या लेस देन इससे है या नहीं है। पीएलआर तो हो ही गया, प्राइम लेंडिंग रेट प्लस 5% और 2% 7%, बहुत बढ़िया। यानी कि स्वैप डील में ये जाएगा, ओन चॉइस में ये था, हम कह सकते हैं कि ये था ओन चॉइस के अंदर और ये जाएगा स्वैप डील के अंदर। तो देखो कितना सस्ता मिला है स्वैप डील, यहाँ पे देखोगे 0.50% की आपकी सेविंग हो जाता है। तो दोनों पार्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये बोला हुआ था। क्वेश्चन में बोला गया था कि देखिए, हाँ, रिड्यूस देयर बोरोइंग कॉस्ट बाय एडॉप्टिंग स्वैप, और फिर कहते अज्यूमिंग गेन रिजल्टिंग फ्रॉम स्वैप शैल बी शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग देम, ये दोनों इक्वली शेयर करेगा। मतलब एबीसी भी कितने लेगा बताइए, एबीसी भी लेगा 0.25% और डीईएफ भी लेगा कितना बताइए, 0.25%।
बस वेरी सिंपल। अब मुझे बताइए अगर एबीसी को 0.25 चाहिए तो नेट इफेक्टिव कॉस्ट कितना आएगा एबीसी का, सोचो। ये जो ब्लू वाले लाइन थी ये हमारा जो था, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो, ये जो हरियाली से मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये जो दोनों था ब्लू से जो सर्कल किया हुआ है, ये दोनों था हमारे लिए ओन चॉइस कॉस्ट। तो जितना सेविंग होता है उतना कॉस्ट उसका रिड्यूस हो जाएगा। तो देखो एबीसी के जो इफेक्टिव कॉस्ट आएगा ना, नेट इफेक्टिव कॉस्ट जो आने वाला है, नेट इफेक्टिव कॉस्ट जो आने वाला है वो देखिए, एबीसी की नेट इफेक्टिव कॉस्ट आने वाला है 4.25%। बोलोगे कैसे? क्योंकि अपना जो चाहे था वो और 0.25% की सेविंग माइनस हो गई तो 4.25%। अब देखो डीईएफ की कॉस्ट क्या आएगी, डीईएफ सोच के बैठे थे पीएलआर प्लस 3 और इसकी सेविंग कितना हो गए 0.25, क्योंकि यहाँ इंटरमीडियरी नहीं है। खास करके क्या होता है, इन दोनों पार्टी को मिलवाने के लिए स्वैप डीलर होते हैं बीच में। इस क्वेश्चन के अंदर स्वैप डीलर को नहीं डाला है, तो स्वैप डीलर अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, ये दोनों का सोचो कि ये दोनों मेट्रो में जा रहे थे, दोनों की मिलन हो गई आपसी, तो ठीक है भाई मिलन हो गए, तुम दोनों ही बांट लो, अच्छी बात है। बिना डीलर का भी काम चल सकता है। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई फ्लैट लेना हो रेंट पे तो हमेशा डीलर के थ्रू ही जाओगे। मान लीजिए रास्ते से गुजर रहे थे, कहीं पे टू लेट लगा हुआ है, आप जाके बात कर लिए, ओनर ने आपको रूम दे दिया, फ्लैट दे दिए, तो क्या बोले हम, बताइए कोई जरूरी है हमेशा बीच में इंटरमीडियरी आएगा? नहीं आएगा। बट किसी ने मान लीजिए आपको रूम ढूंढना है, नहीं मिला तो प्रॉपर्टी डीलर वाले के पास तो जाते हो। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। हो सकता है इन दोनों के आपस में मिलन हो गई तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है ना, स्वैप डीलर को जो कमीशन देना था वो बच भी गया, इसीलिए 0.25 देने का ले लिया। तो मुझे बताइए डीईएफ का कॉस्ट कितना आएगा, पीआरआर प्लस 3 में से 0.25% की सेविंग, तो इसका कॉस्ट आ जाएगा पीएलआर माइनस माइनस ने प्लस 2.75%। ध्यान से रखना ये दो कॉस्ट इन दोनों का आ गया। ठीक है, ये दो कॉस्ट जो है ये आ गया डीईएफ का, ये आ गया एबीसी का। अब पूछा क्या था पहले ये देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि बताइए मुझे ये बता दो कि कैसे ये दोनों कंपनी मिलके अपने बोरोविंग कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। अभी मैंने जितना भी कुछ बताया है ये मैंने सॉल्यूशन बना दिया है, क्योंकि इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशन थोड़ा सा पेचीदा था, समझ नहीं आ रहे थे। ये देखिए मैं इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन दिखाऊं तो इंस्टीट्यूट ने सीधा उठाया और बोला कि ऐसा काम कर लेंगे, सीधा बोला कि स्वैप अग्रीमेंट ऐसे होगा। अब ये कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। भाई बोरोविंग करेंगे इतने पे, फिर लेंड करेंगे इस रेट पे पीएलआर प्लस 2 पे, फिर बोरोविंग करेंगे इतने पे। अब ये घूमते रह जाओगे एबीसी और डीईएफ के बीच में हो क्या रहा है, यही बच्चे को पकड़ में नहीं आता है। और फिर यहाँ पे जो कॉस्ट निकाला गया ये आपको समझ आ गया होगा। देखो कहते हैं कि एबीसी की कॉस्ट आनी है 4.25, हमने भी तो यही निकाला है। देखो आप एबीसी की कॉस्ट आपने क्या बोला अभी बताओ, 4.25 बोला था। डीईएफ की कॉस्ट जो आएगी ना पीएलआर प्लस 2.75, देखते हैं डीईएफ की कॉस्ट कितना बोलते हैं। पीएलआर प्लस 2 पॉइंट, ये इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, पीएलआर प्लस है 2.75%। यानी कि ये तो दोनों हमने निकाल लिया, लेकिन ये लैंग्वेज आप लोग नहीं लिख पाते हो। ये इस लैंग्वेज को लिखने के लिए आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी 100% नहीं 200% होना चाहिए, तभी जाके ये लैंग्वेज आप लिख सकते हो। लेकिन एक और भी बात बता दूं, ये जो 2 पॉइंट लिखा है ना इसका अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन बनता है। क्या बोला मैंने, अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन। मतलब ये जो रेट यहाँ पुट कर रहे हैं ना 3 तरह का रेट, इस रेट की जगह आप अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन डाल सकते हो। यहाँ कुछ भी डाल दो, यहाँ कुछ भी डाल दो, यहाँ कुछ भी डाल दो। बस ध्यान रखना चाहिए कि नेट कॉस्ट एबीसी का इतना आना चाहिए। फिर डीईएफ के लिए सोचना, डीईएफ ने भी 3 रेट पे यहाँ पे अग्रीमेंट कर रहा है। ये तीनों रेट को कैसे भी आप अरेंजमेंट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ याद रखना लास्ट में आपकी इफेक्टिव कॉस्ट इतना आना चाहिए इन तीनों को मिला के। यही चीज जो होता है बच्चों को पकड़ में नहीं आता है, और यही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी मुसीबत है। सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है, थोड़ा सा मुसीबत है, क्योंकि बड़े मुसीबत तो इधर है आपका सेकेंड पार्ट के अंदर। समझ में आ गया? ओके, चलिए बिना कुछ विलंब किए हुए हम आ गए। तो देखिए मैंने यही कैलकुलेशन किया है कि हमारा स्वैप डील के अंदर मैंने एक चीज लिख के दिया है, इसको रीड कर लीजिएगा। मैं रीड करने लगूंगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा। मैंने बोला है कि देखिए स्वैप डील तब होता है जब ओन चॉइस का कॉस्ट आपका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए,
और ओन चॉइस कॉस्ट DEF का ये होना चाहिए। बोलोगे कैसे पता चला? पहले ही बता रखा है कि हमारा खुद का सोचा हुआ खर्चा ज्यादा होना चाहिए तभी जाके स्वैप डील बनती है। तो ये बड़ा वाले जो रेट होगा, जब तक ये ओन चॉइस कॉस्ट ये नहीं रखोगे तब तक स्वैप डील पॉसिबल नहीं होगा। और यही सारा चीज करके मैंने यहाँ पे ABC का 0.25%, DEF का 0.25% ये कैलकुलेट कर दिया। नेट इफेक्टिव कॉस्ट 4.25 जो हमने निकाला था वो निकल के आ गई, और ABC का और DEF का आ गया PLR प्लस जो भी आपका 2.75%। यहाँ तक तो हमारा काम बन गए। अब हमारा इससे आगे बढ़ता है। ये जो सॉल्यूशन है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ये आप जाके वहां से डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वैप डील में क्या होता है, आपको याद आ रहा होगा कि जो ओन चॉइस कॉस्ट होते हैं ना, उस पर डील करने की जरूरत नहीं होता है। मतलब चाहा है 4.25, लेकिन आपको लोन लेने पड़ेंगे अनवांटेड कॉस्ट PLR प्लस 2 पे। तो यानी कि ABC को कितने पे लोन लेना पड़ेगा? PLR प्लस 2% पे। तो ABC ने क्या किया, देखो आप यहाँ पे ABC ने PLR प्लस 2% पे लोन ले लिया, तो ये आपका इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है। एरो बाहर की तरफ है, मतलब इंटरेस्ट क्या हो रहा है बताइए? पेमेंट हो रही है, क्योंकि बोरोविंग हमने PLR प्लस 2% पे कर लिया। अब मुझे बताइए DEF ने किस पे चाहा था? PLR प्लस 3 पे। तो इसको किस पे बोरिंग लेने पड़ेंगे? 5% पे। तो इनको हमने यहाँ पे देखो 5% पे लोन दिला देना। किसको? DEF को 5% पे लोन दिला दिया। ये दोनों का बाहर का कॉस्ट आ गया। अब ये याद रखना, ये अभी जो मैं डील बता रहा हूँ ये डील तभी समझ आएगा जब आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होगा। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समरी में फ्रेम करके आपको सारा दे रखा है। आप रिवीजन वीडियो देखेंगे समझ आ जाएगा। उस रिवीजन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको समरी नोट्स भी अटैच होंगे। वो नोट्स को डाउनलोड करके देखेंगे सारे कैसे मैंने पूरे के पूरे 4 कॉम्बिनेशन बना के इस कॉन्सेप्ट को डील किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये तो हो गई दोनों के बीच में ये और ये। अब याद रखना मैंने आपको क्या बताया था, अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन बनती है, लेकिन मैंने आपको बोला था एक आसान तरीका क्या बनता है कि जितने पे, देखो ABC ने चाहा था 5% पे, ABC ने चाहा था कितने पे लोन लेना? फिक्स्ड पे 4.5 पे। ये चाह के बैठे थे फिक्स्ड, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं रफली। इसने सोचा था कि मुझे फिक्स्ड लोन लेना है, लेकिन इसने स्वैप डील के अंदर जबरदस्ती फ्लोटिंग लोन लिया जो कि ये लेना नहीं चाह रहा था, उसके चाह के अपोजिट है। तो क्या कहते हैं, हमारे चाह पूरा हो जाएगा अगर ये फ्लोटिंग में इधर से रिम्बर्स करा लूं। बहुत बार क्या होता है, बीच में जब स्वैप डीलर होता है तो सोचना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इसके लिए हम इंडिविजुअली सोच पाते, इसके लिए इंडिविजुअली सोच पाते। लेकिन स्वैप डीलर को बीच में हटाने की वजह से आप दोनों पार्टी के लिए नहीं सोच पाओगे। किसी एक पार्टी का ऑब्जेक्टिव को अचीव कराओ, यानी कि इसकी फिक्स कॉस्ट कितना आ रही थी, इससे उसके बाद क्या कहते हैं, स्वैप डील बनाने के बाद वो आ रही थी फिर 4.25%। तो एक काम कर लेंगे आप, ये 4.25 का ऑब्जेक्टिव अचीव कराने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो मैं तो अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया। एक और भी बात, अगर मान लीजिए रिवीजन वीडियो किसी को छोटा पड़ जाए, लगे कि उतना क्लैरिटी नहीं आए जितना आना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि हमने क्या कहते हैं उस पे आपको इंटरेस्ट रेट स्वैप का वीडियो भी डला हुआ है। आप सब कुछ सेम रहने दो, रिवीजन को हटा देना आप, ठीक है? रिवीजन हटा दो और यहाँ पे लिख देना IRS इंटरेस्ट रेट स्वैप नागेंद्र। यूट्यूब देखते आ जाता है क्या हमारे पास? आगे ये देखो इंटरेस्ट रेट स्वैप वाले वीडियो आई है ना, ये पुराने वाले चैनल पे होंगे शायद, क्योंकि मेरे 2 चैनल है, एक CA नागेंद्र शाह के नाम से और CA नागेंद्र शाह SFM के नाम से। तो नए चैनल पे थोड़ा सा अभी मैं रिसेंट पास्ट में जितने भी वीडियो डाल रहा हूँ सारे नए वाले पे, ये पुराना डाला हुआ है, कुछ साल पहले की होगी ये, कब की ये पता नहीं, जो भी होगा। इसमें देखिएगा इस प्लेलिस्ट के अंदर 4 वीडियो डली होगी मेरे हिसाब से पूरे इंटरेस्ट रेट स्वैप का। अभी है 1 मंथ का टाइम है, आप आराम से देख सकते हो। इसमें जो हमारा होगा कहीं पे आप यहाँ से देख सकते हो, ये प्लेलिस्ट पे जाके आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेंगे? अब ये रहा, 3 पार्ट में डाला हुआ है। पार्ट 1 अभी ये है, पार्ट 2 ये रहा, पार्ट 3 ये रहा, पार्ट 4 ये रहा। ये तीनों वीडियो देख लोगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाएंगे। चलो मैं उधर डिस्कशन ना करूं, क्योंकि फिर ये पता चला कि हम कॉन्सेप्ट ही समझाने लग गए। हम सीधा क्वेश्चन पे अगर स्ट्रिक्ट हो जाए तो देखो, स्वैप डीलर की ना होने की वजह से आपके पास 2 चॉइस है। क्या चॉइस है मैं बता दूं, या तो इनकी ऑब्जेक्टिव अचीव करा दो, इनका ऑब्जेक्टिव अपने आप अचीव हो जाएगा, या एक काम कर लो इनकी ऑब्जेक्टिव अचीव करा दो। इनकी ऑब्जेक्टिव क्या था बताइएगा? ये फ्लोटिंग लोन लेना चाह रहा था, कितने रेट पे बता सकते हो? PLR प्लस 3% पे। तो उनको सेविंग के बाद इनकी जो कॉस्ट आ रही थी PLR प्लस 2.75%। दोनों में से किसी एक को पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, बात बन जाएगी।
जैसे हमने यहाँ पे फिलहाल क्या किया है, देखो एबीसी ने अगर PLR+2 पे लोन लिया है तो उनको इस पार्टी से इतना रिम्बर्स करा देते हैं। तो देखो जितना दिया जितना ले लिया, इसका इम्पैक्ट आ गए नील। अब मुझे बताइए इनको कितना खर्चा बेयर करना था, कितना इफेक्टिव कॉस्ट लाना था, 4.25%। तो ये रहा 4.25%। अगर इसको पे कर देगा तो इनकी कॉस्ट ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इनकी ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक अचीव हो चुका है। बोलोगे कैसे, चेक करके देखो। 5 पे किया और 4.25 रिसीव किया, तो कट कटा के इनको जेब से जो गई है 0.75%। सोच के देखो आप, 5 पे किया आउटफ्लो, 4.25 लाया, मतलब नेट में कट कटा के 0.75% जेब से गई। और यहाँ पे PLR+2% भी दिया, तो PLR+2 और 0.75 एक तरीके से देखा जाए तो इनके जेब से जो आउटफ्लो हो रही है PLR+2.75%। देखा, इसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गई। तो यही चीज इंस्टीट्यूट ने अपने सॉल्यूशन के अंदर लिख के दिया है। क्या लिख के दिया, मैं इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन पढ़वाता हूँ। देखो कह रही कि स्वैप के अंदर एबीसी को इस रेट पे लोन लेना है। ये देखो स्वैप के अंदर एबीसी को बोरोविंग करना है PLR+2 पे। बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, एबीसी को लोन लेना था PLR+2 पे, फिर कहता है डिपॉजिट कर दो, इनको दे दो। यानी कि इससे लोन ले रहे, इससे इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, डीएफ से इंटरेस्ट ले रहे। इंटरेस्ट कब लेते हैं बताओ, जब हम डिपॉजिट करते हैं। तो कहते हैं मनी इसको लेंड कर दो PLR+2% पे। देखो मनी लेंड कर दो डीएफ को कितने पे, PLR+2% पे। यानी कि ये 2 पॉइंट तो समझ आ गए, ताकि इनका इंपैक्ट नेट कर दिया जीरो। बोरोविंग किया इतने पे, डिपॉजिट कर दिया इतने पे PLR+2 पे, तो इसका इंपैक्ट आ गया जीरो। अब जो बची, अब उसका नेट कॉस्ट निकालिए। तो अब ये बोरोइंग करेगा डीएफ से 4.25 पे। देखो 4.25 पे बोरोइंग कर लिया एबीसी ने, एबीसी का ऑब्जेक्टिव अचीव। अब आ जाइए डीएफ पे। डीएफ क्या करेगा बताइए, स्वैप डील के अंदर 5% पे बोरोइंग करेंगे। डीएफ ने 5% पे बोरोइंग करा। अब उसके बाद क्या करता है बताइए, अब उसको रिम्बर्स करना है। तो अब रिम्बर्स तो हमने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के इसको डील कंप्लीट करा था। तो देखो इसने बोरोविंग किया, यानी कि पे कर रहा है 4%, और रिसीव कितना कर रहा है बताइए 4.25। मतलब डीएफ ने लेंड किया था इसको मनी 4.25 पे, तो 4.25 पे लेंड कर दिया। अब ये देखो एक पॉइंट रह गए, ये और ये तो हमने डील कर दिया। अब रह गए PLR+2, मतलब इसने क्या किया होगा बताइए, ये इसको पे कर रहा है। पे कर रहा है मतलब लोन लिया होगा। तो डीएफ को बोरो करना होगा एबीसी से PLR+2% पे। तो यही कह रहा है कि एंड बोरो फ्रॉम एबीसी एट PLR+2%। होप ये आपको दोनों लाइन समझ में आ गई। लेकिन मैं बता दूं, ये कोई ज़रूरी नहीं है हमें यही लाइन लिख के देना है। अब देखिए मैं आपको वेरियस कंडीशन बताता हूँ। यही चीज़ मैंने नीचे भी लिख के दिया है, जो आपको पढ़वाया भी वही चीज़ लिख के दिया था। लेकिन इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन रीड करवा दिया था, आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये जो मैंने जो भी कुछ अभी रीड किया है ये मेरा नहीं था, याद रखिएगा। ये इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन था, इंस्टीट्यूट का लाइन है ये। ओके, आइए वापस मैंने नोट लिख के दिया है कि देखिए ऑल्टरनेटिवली वी कैन अरेंज स्वैप डील इन वेरियस वेज, बट इन ऑल केसेज नेट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोथ पार्टीज रिमेन सेम। मतलब बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने एक तरीका क्या बताया था, देखो कि आप चाहो तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते थे। ये जो आप डील कर रहे हो, मैं थोड़ा दूसरे कलर से लिखता हूँ, देखना डील मैच होता है कि नहीं। भाई डीएफ 5% पे लोन ले लिया, एक काम क्या कर सकता था, 5% यहाँ से रिम्बर्स करा देते, तो क्या होता बताइएगा, डीएफ की नेट पोजीशन हो जाता नील। ठीक है, अब डीएफ की कॉस्ट कितना आनी थी, PLR+2.75। तो इस लेग पे ये PLR+2.75% ये इसको पे कर देता, तब भी डील कंप्लीट हो जाता। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा देर के लिए मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं। देखिए अभी भी ऑब्जेक्टिव अचीव है। कैसे, ये देखो 5% दिया, 5% लिया, इफेक्ट आ गई नील। डीएफ की कॉस्ट कितना आना चाहिए, याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव मुझे पता है, ये ऑब्जेक्टिव पता है मुझे, बस ये अचीव करना है मुझे। ठीक है, ये है स्वैप डील। ये वाले दोनों रेट जो है ना, ये स्वैप डील है। 3 रेट को आपको लिखना है। तो डीएफ के लिए लिख सकते थे कि 5% पे बोरोइंग करेगा और 5% पे डिपॉजिट कर देगा, नेट ऑफ हो गई। और फिर एबीसी से बोरोइंग कर लेता PLR+2.75% पे, काम खत्म डीएफ का। एबीसी के लिए क्या लिख सकते थे, देखो कि PLR पे किया, कितना रिसीव किया बताइए, PLR+2.75। ध्यान से रखना, इसका मतलब एबीसी के जेब में 0.75% एक्स्ट्रा आ गई, ध्यान से रखना। और ये पे कितना कर रहा है बताइए, 5 इसको पे कर रहे हैं इधर से, क्योंकि 3 लेग है ना इसके लिए, 1 2 और 3, तीनों को नेट करके देखो, एबीसी की इफेक्टिव कॉस्ट जो होगा 4.25 आ जाएगा।
इसका मतलब ये भी डील बना सकते थे, जो मैंने अभी आपको कौन सी वाले लिख के दिया, रेड वाले। चलो एक काम करता हूँ, इसको मैंने हटा दिया, मैंने 2 ऑब्जेक्टिव तो दे दिया, इसमें और भी बहुत सारे रास्ते बनते थे। ये तो मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा था कि इस तरीके से, ये तो बस सोचने के लिए था। आपको पता है, एक मैं हरियाली से भी लिख देता हूँ, देखो। अब मैं थोड़ा सा इसमें कलर चेंज करता हूँ, देखो ऐसा भी कर सकते थे, इसको रिम्बर्स करा दो PLR प्लस 2.25%, तब भी काम चलता। ये तीसरा चॉइस बता रहा हूँ मैं रेट पुट करने का। और देखो, ये जो सेविंग था ना, इसको जितना पे लोन लिया उससे ज्यादा मैंने उसको दे दिया, तो जितना सोच के बैठा था उतना ले लेना। तो यहाँ पे आप ले लो 4.5%, तब भी डील बन जाता। तीसरा चॉइस। एक और ले लेता हूँ मैं चौथे कलर से, मैं पिंक कलर कर दिया, मैं चौथा भी डाल देता हूँ। देखो, ये जितना लोन लिया था इसको सेविंग से ज्यादा से रिम्बर्स कर दो, मतलब 5.25 ले लो इधर, तो ये रिम्बर्स हो गई। तो इसने कितना पे चाहा था लोन लेना, डी या पे, PLR प्लस 3 पे, फिर इसको PLR प्लस 3% पे दे दो। मतलब मैंने 4 चॉइस दे दिया आपको, चारों में से कोई भी चॉइस डाल दीजिए, सब पे मार्क्स मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, कहीं से भी डाल लेना, नेट इफेक्टिव कॉस्ट ये नहीं बदलने वाला है आपका। ऊपर की रेट बदलते रहिए, आपका नेट तो यही आने वाला है, नेट इम्पैक्ट यही आएगा, याद रखना। ओके, चलिए, तो अब हम लोग को ये पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अब सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला देखना, कि फर्दर कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फंडिंग टू दीज 2 कंपनीज, इस दोनों कंपनी का कॉस्ट ऑफ फंडिंग बताइए, ठीक है। दीज 2 कंपनीज अज्यूमिंग दैट एक्सपेक्टेशन थियरी होल्ड्स गुड। अब एक्सपेक्टेशन थियरी आपको याद आ रहे होंगे, मैंने एक ही चीज बोला, एक्सपेक्टेशन थियरी में कुछ बहुत ज्यादा गहराई में कुछ है ही नहीं। एक्सपेक्टेशन थियरी एक लाइन कहता है कि जो हमारा ये जो फ्यूचर की जो रेट होगी ना, वो आज से ज्यादा होगा। वो ये कहना चाह रहा है जैसे जैसे हमारा पीरियड लंबा होता जाएगा, रेट हमारा बढ़ता हुआ जाएगा, और जो फॉरवर्ड रेट होती है वो फॉरवर्ड रेट कंपैरेटिवली हमारा बड़ा आता है। यही एक्सपेक्टेशन थियरी, ऐसे समझ जाओ एक्सपेक्टेशन थियरी को एक लाइन। आज के 100 रुपए की सामान कल के 110 रुपए होंगे, एक्सपेक्टेशन कहता है कि टाइम वैल्यू इसमें कुछ होगा। यही एक्सपेक्टेशन थियरी कहते हैं कि 1 ईयर का इंटरेस्ट अगर 2.75 होगा तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट इससे ज्यादा होना चाहिए। वेरी सिंपल। तो कहते हैं एक्सपेक्टेशन थियरी हमारा सही बैठता है कितने साल में, 4 ईयर्स में, मतलब 5th ईयर में एक्सपेक्टेशन थियरी फिट नहीं बैठता है। मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो फेयर रेट, वो 5वें साल में प्रिवेल नहीं करता है। बोलोगे यहाँ तो बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन इसको यूज करके जो हम फॉरवर्ड रेट निकालते हैं वो फॉरवर्ड रेट 5th ईयर में सूट नहीं बैठता है। तो इसका मतलब हमें सिर्फ 4 साल की कहानी देखना है, 5वें साल को इग्नोर करना है, इवन दो बोरोविंग पीरियड इज 5 ईयर। सबसे पहली बात। ओके, तो आपको क्या पूछा था, कॉस्ट ऑफ फंडिंग। कॉस्ट ऑफ फंडिंग बोलोगे निकाल तो लिया हमने, बोलोगे कैसे, ये बताओ, यही तो हमारा कॉस्ट ऑफ फंडिंग था, ये इसका कॉस्ट ऑफ फंडिंग था, वो उसका कॉस्ट ऑफ फंडिंग था। तो देखो, ये जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है ये आपका PLR पे बेस्ड है। आप एक स्पेसिफिक रेट बताओ ना उसको। याद रखना, अगर ये PLR का रेट क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन होता, अगर ये गिवन नहीं होता, तो यही हमारा कॉस्ट ऑफ फंडिंग था, ये और ये, आंसर खत्म हो गए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर PLR गिवन हो तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग के अंदर आपको क्या करना है, PLR का वैल्यू पुट कर देना है, और वैल्यू पुट करने के बाद जो रेट आएगा उसको क्लब करके कंबाइन करके एक रेट निकाल के देना है। और ऐसा क्वेश्चन ये पहला नहीं है, एक और क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन RTP का ही है। ये दूसरी बात है, इंटरेस्ट रेट स्वैप में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, वो भी क्वेश्चन RTP के है, आज तक एग्जाम में नहीं आया, वो बात अलग है। कहाँ गई वो क्वेश्चन, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, भूल गए। ये क्वेश्चन है शायद, ये क्वेश्चन याद आ रहा होगा, 6 का B नंबर क्वेश्चन, जो ये भी RTP की क्वेश्चन है। इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही कॉस्ट ऑफ फंडिंग निकालने को बोला था। देखो आप कहाँ गई, कैलकुलेट व्हाट इज द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फंड, और इसके अंदर भी क्वेश्चन में क्या कर रखा है, आपको जो टी बिल का रेट है ना वो दे रखा है, इफेक्टिव कॉस्ट यहाँ भी पूछा है। और देखो टी बिल रेट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि इस स्वैप के अंदर जो आपका स्वैप रेट दे रखा है ना, आपकी जो स्वैप रेट है वो स्वैप रेट है इस तरीके से दे रखा है अगेंस्ट टी बिल। तो टी बिल के अगेंस्ट जब स्वैप है तो, और टी बिल रेट क्वेश्चन में दे रखा है कि टी बिल डिक्लाइन होता है 20 बेसिस पॉइंट से, और स्टार्टिंग में आपको टी बिल का रेट दे रखा था, ये देखो टी बिल कोटेड एट 11.25। तो स्टार्टिंग में टी बिल दे दिया, और टी बिल बाद में 20 बेसिस पॉइंट से गिरा, ये भी दे दिया। तो इस क्वेश्चन में भी जब हमने कॉस्ट ऑफ फंडिंग निकाला था
तो पूरे 9 ईयर के कॉस्ट को मर्ज किया था। अब मर्ज कैसे करता है वो आपको याद आ गया होगा। जैसे यहां पे मैं बोलूं कि देखो पहला साल मेरा 10% का रेट है, सेकेंड ईयर में मेरे को 12% का रेट है, तो मर्ज करके बता सकते हो पूरे 2 साल का रेट कितना है। वही आपका होता है कॉस्ट ऑफ फंडिंग। ना आप 10 बोलोगे ना आप 12 बोलोगे, दोनों को मर्ज करके जो रेट आएगा वो आएगा। और उसको कैसे निकालते हैं याद आ रहा होगा आपको, 1 प्लस 0.10 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 0.12 से, ये इक्वल होता है 1 प्लस आर की पावर 2 से। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं 10.1 के अंदर भी। ओके चलिए तो हम लोग इसको कंक्लूड करें फटाफट। तो ये जो आपको कॉस्ट ऑफ फंडिंग निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है भाई, हमें हर साल का पीएलआर चाहिए। बस पीएलआर अगर आपने कैलकुलेट कर दिया तो आ गया। देखो इसका तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग तो वही होगा, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं है क्योंकि 4.25 है। तो देखिए सेकंड पार्ट के पहला आंसर हमने दे दिया कॉस्ट ऑफ फंडिंग के अंदर कि देखो भाई एबीसी का कॉस्ट ऑफ फंडिंग तो 4.25 है, इसमें दिमाग मत लगाओ। हाँ जी, हमें दिमाग किस में लगाना है, डीईएफ में, क्योंकि डीईएफ की कॉस्ट ऑफ फंडिंग कितना था बताना, ये था पीएलआर प्लस 2.75%। अब मुझे क्या करना है, हर साल का पीएलआर चाहिए। बोलोगे दे रखा है ऐड कर दो, नहीं नहीं नहीं, वो जो दे रखा था वो कुछ और था। देखो मैंने क्या बोला था, हमें दिया था यहां से यहां का रेट, हमें सेकेंड ईयर का पीएलआर चाहिए, याद रखना। तभी जाके कैप ऑप्शन यूज होगी, क्योंकि कैप ये देखा जाएगा किस पीरियड में एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा। तो इस पीरियड का एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा चेक करना है, तो आपको सेकेंड ईयर में क्या बोरोविंग कॉस्ट आएगा वो चाहिए आपको। तो सेकेंड ईयर का इसका मतलब हमें फॉरवर्ड रेट चाहिए। तो फॉरवर्ड रेट आपको निकालने आता होगा, मुझे बताइए फर्स्ट ईयर का 2.75 है और यहाँ से यहाँ तक का 3% है, तो क्या फॉरवर्ड रेट निकालने आता है। आप बोलोगे हाँ सर या तो आता तो है। चलो मैंने सारा चीज रिमूव कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको कुछ आ रहा है, ये देखो ये पीरियड मैंने फॉरवर्ड रेट अज्यूम कर लिया। व्हाट याद आ रहा है कैसे करते हो, 1 प्लस 0.275 0275, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 प्लस फॉरवर्ड रेट से, तो ये कितने की इक्वल आएगा बताइएगा, 1 प्लस 0.03 और ये पावर में जाएगा 2। याद आ रहा है, इस तरीके से आपको ये फॉरवर्ड रेट निकालना है। यही इंस्टीट्यूट ने निकाला है। देखो 1 प्लस 0.03 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.0275 बन जाएगा। और ये किसके बदले बताइए, 1 प्लस फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू और माइनस सॉरी इतना बन जाएगा। और जब मैं यहाँ से फॉरवर्ड रेट निकालूं तो फॉरवर्ड रेट इधर से चल निकल जाएगा, तो ये बताइए क्या आ जाएगा, -1। तो यही काम इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे टेबल के अंदर करा है। देखो कैसे 1.03 का स्क्वायर, 1.03 का स्क्वायर देखो डिवाइडेड बाय 1.0275, 1.0275 -1, ये 3.25 निकाल के दिया है। ठीक है, यानी कि वो कुछ नहीं कर रहा है, फॉरवर्ड रेट निकाल रहा है। तो देखो मैंने यही चीज बोला है, हमने यहाँ पे आपने अपने तरीके से निकाल के दिया है। मुझे सेकेंड ईयर का रेट चाहिए, तो सेकेंड ईयर का फॉरवर्ड रेट मैंने निकाल दिया है। देखो कैसे 1 प्लस ये मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये इज इक्वल टू 1 प्लस लॉन्ग पीरियड का रेट। याद आ रहा है कुछ, 2 पीरियड है तो देखो यहाँ से यहाँ तक का पावर में 2 जाएगा। इस तरीके से फॉरवर्ड रेट आ गए 3.25%। देखो इंस्टीट्यूट से मैच करा लो, 3.25% आ गई। अब आइए आगे, मैं कहता हूँ थर्ड ईयर का फॉरवर्ड रेट मुझे चाहिए। तो थर्ड ईयर का कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ तक का रेट यूज करो जो कि 3% है, और यहाँ से यहाँ तक का रेट यूज करो 3.2, इसके बेसिस पे निकालो। तो ये देखो 1.03। अब ये आप अगर इसको फॉर्मूला में, अगर किसी को ये पकड़ में नहीं आएगा, देखो जिस तरीके से ये है मैंने इस तरीके से थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। अगर कोई भी इसको क्लियरली और ज्यादा अच्छे से लिखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, वो तो समझ में आ जाएगा। इसको तोड़ लो आप, कैसे ऐसे तोड़ लेना। इस वाले पीरियड का रेट में निकाल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, इन दोनों को यूज कर रहा, यानी कि ये वाले रेट निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो कैसे आएगा देखो 1.03 का स्क्वायर, ये फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं क्योंकि ये सब तो ऑलरेडी फॉरवर्ड रेट निकालते टाइम मैंने बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करके बता रखा है। फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू कितना बनेगा, 1.032 का पावर क्या जाएगा बताइए 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 3.2 पे जाएगा पावर 3, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 3% जाएगा पावर 2, और ये 1.48 है। तो इसको जब आप तोड़ोगे तो आपको यही वाला इक्वेशन आएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर लोगे तो ये थर्ड ईयर का आ जाएगा, फोर्थ ईयर का आ जाएगा। ध्यान से देखना, एक्सपेक्टेशन थियरी 4 साल ही अगर प्रिवेल करता है, इसका मतलब है जो आपका फेयर रेट है वो सिर्फ 4 साल ही प्रिवेल करेगा मार्केट में। फिफ्थ ईयर में जो फेयर रेट हम जो अभी निकाल रहे हैं वो शायद प्रिवेल नहीं करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर फिफ्थ ईयर का फॉरवर्ड रेट इग्नोर कर देना, ये फोर्थ ईयर तक का फॉरवर्ड रेट निकालना। और जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग निकालोगे ना, ये सिर्फ 4 साल की आएगी, याद रखना। ओनली 4 ईयर की कॉस्ट ऑफ फंडिंग होगा ये, क्योंकि 4 साल ही एक्सपेक्टेशन थियरी
वो प्रिवेल कर रहा है। तो मुझे बताइए कॉस्ट आपने कितना बोला था, PLR प्लस 2.75%। तो PLR तो आपने हर साल का निकाल लिया, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, उसमें 2.75% ऐड कर दो। तो ये देखो ये बोरोइंग कॉस्ट आ गया। अब आपने क्या करा था बताइए, बोरोइंग के अगेंस्ट कॉस्ट लिया था, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ध्यान से रखना। हमने स्टार्टिंग में ही आपको इंटरप्रेट करके बता दिया कि हमने जो लिया था वो बोरोइंग के अगेंस्ट था। याद करो, ये देखो बोरोइंग के अगेंस्ट हमने कैप लिया था, मतलब हमने पहले हर एक साल का इफेक्टिव बोरोइंग कॉस्ट निकाला। ये देखो ये है हमारा बोरोइंग कॉस्ट स्प्रेड ऐड करके समथिंग PLR प्लस 2.75% था ना कॉस्ट हमारा, तो ऐड करके बोरोइंग कॉस्ट निकाला और इसके अगेंस्ट कैप है। कैप हमारा कितने पे ले रखा है, इतने पे। अगर इसके ऊपर हमारा बोरोइंग कॉस्ट है तो कैप एक्सरसाइज होगी, इसके नीचे तो कैप स्लैप्स हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो पहला जो रेट बनता है हमारा ये स्ट्राइक रेट से नीचे है, इसीलिए हमारा लैप्स हो गया। और लैप्स अगर हो जाता है तो मार्केट में जो रेट है उसी पे हमारा बोरोइंग कॉस्ट आता है कैप के अंदर, ठीक है, क्योंकि कैप तो लैप्स हो गई, तो जितना मार्केट में रेट चल रहा है उतना में बोरोइंग कर लेंगे। अब देखो सेकेंड ईयर में जाके 6% का बोरोइंग कॉस्ट हो गया, मतलब मेरे पास चॉइस है कि इतने पे मैं लोन ले सकता हूं, तो मेरा इफेक्टिव कॉस्ट आएगा 5.625%। तो 5.625% कैप रेट आ गए। फिर अगेन ऊपर है एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज होगी तो इतने का कॉस्ट आएगा। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे अगर लिख देते एक्शन क्या होगा तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता। तो मैं इस सॉल्यूशन के अंदर में एक लाइन और ऐड कर दूंगा, एक्शन कैप एक्सरसाइज होगी या कैप लैप्स होगी, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दूंगा तो शायद क्या रहता, ज्यादा अच्छा रहता जो मुझे लगता है ना। ठीक है, वो मैं आपको डाल दूंगा बीच में। इसमें एक्शन आ जाएगी, एक्शन क्या होगा बता देता हूं मैं आपको। इसमें जो एक्शन होगा देखो, यहाँ पे लैप्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्सरसाइज होगा, यहाँ पे एक्सरसाइज होगा, यहाँ पे एक्सरसाइज होगा। अब जहाँ पे एक्सरसाइज होगी हमारे लिए एप्लीकेबल रेट स्ट्राइक रेट हो जाती है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर डिलीवरी तो होता नहीं है। अरे डिलीवरी नहीं होता है तो आप क्या करोगे, कैप ऑप्शन एक्सरसाइज करिए और वहां से पे ऑफ लीजिए, उस पे ऑफ को लेके और मार्केट से जाके बोरोइंग करो इस रेट पे। ठीक है, इस रेट पे बोरोइंग करिए और मार्केट में जितना का डिफरेंस है वो लेके आ जाइए स्ट्राइक रेट के साथ। तो इसके साथ लेने के आने के बाद क्या हो जाएगा बताइए। अच्छा मैं इसमें एक और लाइन ऐड कर दूंगा, ठीक है, एक और ऐड करूंगा। ये बोरोइंग को किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, स्ट्राइक रेट से भी कंपेयर करना है हमें। तो मैं इसमें एक और लाइन डाल दूंगा ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी और बढ़ जाएगा। ये जो आपको PDF मिलेंगे उसमें आपको दो चीज मिलेगा, एक आपको मिलेगा कैप रेट, कैप का स्ट्राइक रेट, और उसको हम कंपेयर करेंगे बोरोइंग रेट के साथ। तब हमारा यहाँ पे एक्शन आएगा लैप से एक्सरसाइज जहाँ पे एक्सरसाइज होगी वहां पे स्ट्राइक रेट हमारा कॉस्ट आएगी, जहां पे लैप्स होगी वहां पे मार्केट रेट हमारे लिए कॉस्ट आएगी। ये रहा। अब देखो ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन बनता है हमारे लिए 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड ये बना हमारे लिए 4 ईयर। अब देखो ये पहला साल का कॉस्ट आ गई, ये सेकंड ईयर का कॉस्ट आ गए, ये थर्ड ईयर का कॉस्ट आ गए, ये फोर्थ ईयर का कॉस्ट आ गए। क्या आप इसको क्लब करना कर सकते हो, ये रहा R% का रेट हमने अज्यूम कर लिया, तो 1 + R⁴ जो है, ये देखो ये प्लस ये वाले रेट है, मल्टीप्लाई बाय दिस वन, 1 प्लस समथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस दिस वन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस दिस वन। तो ये तीनों रेट एक ही होने की वजह से 1 प्लस दिस वन का पावर 3 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 + R⁴ के इक्वल हो गए। तो देखो R = कितना बना, ये बनता है। यही इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे सीधा लिख के दिया है कि इफेक्टिव कॉस्ट जो होता है ये मल्टीप्लाई बाय ये, देखो दिख रहा है ये, और इसकी पावर ले लिया 1/4। ये पावर तो 1/4 जाएगा ही ना, और -1 इतना बन जाएगा। इंस्टीट्यूट ने भी आंसर दिया है 5.6% का, हमारा भी आंसर आता है 5.6%। थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन था, इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा टाइम भी कंज्यूम हुई है। इसीलिए मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया था एक बार रीड कर लो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा और ये अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी, नहीं तो ये क्वेश्चन रह जाएगी। होप जो डाउट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। थैंक यू।